नमस्कार बच्चों, मैं हूं मनोज बेनीवाल, गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल चाहरवाला सिरसा से। और उम्मीद करता हूं कि महामारी के इस दौर में आप अपने घर पर अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। प्यारे बच्चों, कोरोना काल में भी आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चलती रहे, इसके लिए हरियाणा सरकार ने एजुसेट के माध्यम से पढ़ाई कराने का फैसला किया है। इसी क्रम में मैं आज आपको 8वीं कक्षा की भूगोल विषय की पुस्तक का अध्याय 1 संसाधन पढ़ाने वाला हूँ। हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मम्मी। मम्मी, राहुल का कमरा कितना अच्छा है ना, और इसमें कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं, जैसे गिटार, लैपटॉप, किताबें, पेंटिंग। हाँ, ये चीजें मुझे बहुत पसंद हैं और ये चीजें मुझे बहुत काम आती हैं। बच्चों, जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं या हमारे बहुत काम आती हैं, वो चीजें संसाधन कहलाती हैं। संसाधन? हाँ बच्चों, संसाधन जो चीजें हमारे काम आती हैं, जिनकी हमारे लिए कोई उपयोगिता होती है, वो सभी चीजें संसाधन कहलाती हैं। तो मम्मी, कुछ चीजें तो हमें मुफ्त में मिलती हैं, जैसे हवा है, पानी है, सुंदर दृश्य हैं। क्या वे भी संसाधन हैं? हाँ राहुल, वो सभी चीजें भी संसाधन हैं, क्योंकि वो चीजें हमें पसंद हैं और उनकी भी हमारे लिए उपयोगिता है। जैसी ठंडी हवा हमें बहुत अच्छी लगती है और फूलों की खुशबू भी हमें बहुत अच्छी लगती है, वो भी एक प्रकार का संसाधन होती है। मम्मी, काम तो मैं भी बहुत करती हूँ, तो क्या मैं भी एक संसाधन हूँ? अरे राहुल, इसमें हंसने वाली क्या बात है? मिली और तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो और तुम मेरे लिए बहुत उपयोगी हो, इसलिए तुम भी क्या हो? संसाधन हो। चलो बच्चों, आपका नाश्ता तैयार है। चलो आप ब्रश करो और फिर नाश्ता करो, फिर तुम्हें स्कूल भी जाना है। बच्चों, चित्र में आपको एक पेड़ दिखाई दे रहा है और हम सभी जानते हैं कि पेड़ों का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है। पेड़ हमारे लिए कितने उपयोगी हैं, ये आप सभी को भली भांति पता है। इसके अलावा किताबें भी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती हैं और ये बहुत मूल्यवान होती हैं, या हम कहें कि इनकी उपयोगिता हमारे लिए। स्कूल का जो महत्व है वो विद्यार्थियों से ज्यादा कौन जानता है। एक मनुष्य के जीवन को सुखी समृद्ध बनाने में स्कूल की जो भूमिका होती है उसको कोई नहीं नकार सकता। हवा एक महत्वपूर्ण साधन है हमारे जीवन को इस धरती के ऊपर बनाए रखने के लिए। जल के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, ये आप सभी को पता है। तो जल भी हमारे जीवन में बहुत अधिक मायने रखता है। टीचर का जो महत्व है वो एक मनुष्य की जिंदगी में बहुत अधिक होता है, ये हम सभी को पता है। पोस्टमैन, यहाँ एक चित्र में आप देख सकते हैं पोस्टमैन है। पोस्टमैन भी हमारे लिए पत्र लेकर के आता है, हमारे पत्रों को निर्धारित पते पर पहुंचाता है, यानी यह हमारी जिंदगी में मदद करता है। तो हमारे जीवन में मदद करता है। ये सभी जो साधन अभी तक हमने देखे हैं, ये हमारी जिंदगी को सरल बनाते हैं, आसान बनाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये साधन ये अब बन जाते हैं संसाधन। तो प्यारे बच्चों, आप समझ गए होंगे कि संसाधन क्या होते हैं। हम कह सकते हैं कि वे सभी चीजें जो हमारी जिंदगी को बनाए रखती हैं या उसको आसान बनाती है या हमारी जिंदगी को जीने के लिए बहुत अधिक महत्व रखती है, या जिनकी
उपयोगिता बहुत अधिक होती है, उनको हम कहते हैं संसाधन। बच्चों, संसाधनों के प्रकार, अब हम देखेंगे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। प्यारे बच्चों, मुख्य रूप से संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक, दूसरे होते हैं मानव निर्मित संसाधन और तीसरा खुद मानव होता है। बच्चों, संसाधनों के प्रकार एक बार फिर से देख लेते हैं। प्राकृतिक, मानव निर्मित और मानव। मानव खुद भी एक संसाधन माना गया है। तो बच्चों, अब हम देख सकते हैं कि संसाधनों की जो परिभाषा है वो हमने देखी। संसाधन वो हैं जो प्राकृतिक संसाधन। अब हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में। जो संसाधन प्रकृति के से प्राप्त होते हैं और अधिक संशोधन के बिना उपयोग में लाए जाते हैं, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे जल है। जल हमें किससे प्राप्त होता है? प्रकृति से प्राप्त होता है। हवा भी हमें किससे प्राप्त होती है? प्रकृति से प्राप्त होती है। यानी प्रकृति के द्वारा दिए गए वो उपहार जो हमारे जीवन को आसान बनाते हैं और जिनका हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है, वो कहलाते हैं प्राकृतिक संसाधन। यहाँ पर आप जल देख रहे हैं। जल, इस नदी को किसी ने नहीं बनाया, इसको भगवान ने या प्रकृति ने बनाया है, इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक प्राकृतिक संसाधन है। मिट्टी भी एक प्राकृतिक संसाधन है क्योंकि ये हमें दी गई है प्रकृति के द्वारा। अब प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा जा सकता है? प्राकृतिक संसाधनों को विस्तृत रूप से नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में विभाजित किया जा सकता है। अब हम जानेंगे कि नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ चित्र में आप देख सकते हैं इस तरह की प्लेटें आजकल बहुत सारे घरों में, बहुत सारे स्कूलों में लगी हुई है और इनको कहते हैं सोलर प्लेट्स। ये क्या करते हैं? सूर्य की जो रोशनी है उससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। एक बहुत ही अच्छा साधन है, एक संसाधन है, क्योंकि इससे ना तो प्रदूषण होता है और कभी ये खत्म नहीं होती, क्योंकि जब तक धरती रहेगी सूर्य भी रहेगा और सूर्य की रोशनी भी रहेगी। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक संसाधन है। पवन ऊर्जा, इसी प्रकार प्रकृति हवा चलाती है, या प्रकृति ने हमें एक और मूल्यवान उपहार दिया है जिसका नाम है हवा। और हवाओं से जब ये पवन चक्कियां घूमती हैं तो इनसे टरबाइन घूमती है और विद्युत ऊर्जा पैदा होती है। इस प्रकार हम पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या यांत्रिक ऊर्जा में बदल सकते हैं और हमारे जीवन को आसान बना सकते हैं। इससे भी कोई प्रदूषण नहीं होता और ना ही ये कभी समाप्त होता है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह के संसाधन जो ना तो कभी खत्म हो उपयोग करने से और ना ही जिनसे पर्यावरण को कोई हानि हो, कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। नवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जो शीघ्रता से नवीकृत अथवा पुनः पूरित हो जाते हैं। इनमें से कुछ असीमित हैं और उन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं होता, जैसे सौर और पवन ऊर्जा। प्यारे बच्चों, नवीकरणीय संसाधन जो शीघ्रता से नवीकृत यानी एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा से नवीकृत हो जाते हैं, दोबारा से उपयोग में लाने के योग्य हो जाते हैं, अथवा पुनः पूरित का मतलब होता है कि दोबारा उनकी भरपाई हो जाती है। तो ये होते हैं नवीकरणीय संसाधन। अब इस चित्र में आप क्या देख रहे हैं? ये खदान का चित्र है। कोयले की खदान है जहां से कोयला निकाला जा रहा है। और प्यारे बच्चों, आप सभी को अंदाजा लग गया होगा कि अगर हम इसी तरह से खनन करते रहे, कोयले का खनन करते रहे, तो यह महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन एक दिन विलुप्त हो जाएगा। इसी प्रकार पेट्रोलियम के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या पेट्रोलियम
अगर हम इसी तरह अंधाधुंध इसका प्रयोग करते रहे तो क्या यह धरती पर हमेशा के लिए रहेगा? नहीं बच्चों, क्योंकि इसके भंडार जो हैं वो सीमित हैं। केवल कुछ देशों में यह पाया जाता है और इसके भंडार सीमित हैं, इसलिए इसका बहुत सावधानी से उपयोग करना पड़ेगा। और यह समाप्य संसाधन है। समाप्य संसाधन, समाप्य है तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। समाप्य संसाधनों को आता है। एक और चित्र आपको दिखाई दे रहा है, घरों में यूज होने वाला, प्रयोग होने वाला गैस सिलेंडर। इसमें जो गैस होती है वह भी खनन के द्वारा निकाली जाती है और सीमित मात्रा में इसके भंडार पृथ्वी के निचले हिस्से में स्थित हैं। तो अगर हम इसका अंधाधुंध प्रयोग करते हैं तो यह महत्वपूर्ण संसाधन भी विलुप्त हो सकता है। तो ये समाप्य संसाधन क्या कहलाते हैं बच्चों? ये संसाधन कहलाते हैं अनवीकरणीय संसाधन। परिभाषा देख लेते हैं। अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार सीमित है। भंडार के एक बार समाप्त होने के बाद उनके नवीकृत अथवा पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग सकते हैं। यह अवधि मानव जीवन की अवधि से बहुत अधिक है। इस प्रकार के संसाधन अनवीकरणीय कहलाते हैं। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस इसके कुछ उदाहरण हैं। तो अनवीकरणीय संसाधन वे संसाधन हैं जिनका भंडार जो है वो सीमित होता है। अब प्राकृतिक संसाधनों का वितरण कहां-कहां पर कैसे प्रभावित होता है वो देख लेते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का जो वितरण है उस पर तीन भौतिक कारकों का प्रभाव पड़ता है। ये हैं भूभाग, जलवायु और ऊंचाई। पृथ्वी पर इन कारकों में विभिन्नता होने के कारण संसाधनों का वितरण असमान है। प्यारे बच्चों, बात कर लेते हैं मानव निर्मित संसाधनों की। यहाँ चित्र में आपको एक पुल दिखाई दे रहा है जो एक नदी के ऊपर बनाया गया है। आप क्या सोचते हैं कि ये पुल जो है प्रकृति ने बनाया है? नहीं बच्चों, इस पुल को बनाया गया है मानव के द्वारा। इसमें लगी सामग्री कहां से प्राप्त हुई है? प्रकृति से प्राप्त हुई है। चाहे इसमें सीमेंट, सरिया यानी लोहा और जो सीमेंट है वो कहां से प्राप्त होती है? सीमेंट हमें चट्टानों से प्राप्त होती है। चट्टानों को पीस करके सीमेंट बनाई जाती है, उसमें कुछ केमिकल्स मिलाए जाते हैं। और लोहा जो है वो हमें कहां से मिलता है? पृथ्वी के अंदरूनी भाग में लोह अयस्क पाया जाता है और उसको शुद्ध करके लोहे में बदला जाता है। तो प्यारे बच्चों, प्राकृतिक संसाधनों को दोबारा यूज करना, उसको नवीकृत करके, उसको रिफाइन करके, शुद्ध करके और फिर प्रयोग करके और एक नई संरचना बनाना, एक नई वस्तु बनाना कहलाता है मानव निर्मित संसाधन। सड़क का चित्र आप देख सकते हैं। सड़क भगवान ने या प्रकृति ने नहीं बनाई है, सड़क बनाई है इंसान ने। तो यह भी हो जाता है एक मानव निर्मित संसाधन। कार किसने बनाई है? आप जब रामायण, महाभारत जैसे सीरियल देखते हैं तो उसमें कारों का यूज नहीं होता, क्योंकि कारें किसने बनाई है? पौराणिक समय में प्रकृति के बहुत नजदीक था मनुष्य, लेकिन अब प्रकृति के जो संसाधन है उनका प्रयोग करके मनुष्य ने नई नई चीजों का आविष्कार किया है और मानव निर्मित संसाधनों से अपने जीवन को समृद्ध बनाया है। मोबाइल फोन भी मानव निर्मित संसाधन है, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि इसका जब उनका मूल रूप बदल दिया जाता है। जैसे लोह अयस्क उस समय तक संसाधन नहीं था जब तक लोगों ने उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। तब तक इसका कोई प्रयोग नहीं था, ये यूजलेस था, बेकार था, क्योंकि इसके प्रयोग के बारे में लोग नहीं जानते थे। उससे लोहा नहीं बनाया गया था। फिर मनुष्य ने धीरे धीरे प्रगति की और लोह अयस्क से जो एक प्राकृतिक संसाधन था और उससे लोहा जब हमने बना लिया तो प्राकृतिक संसाधनों को मानव निर्मित संसाधनों में बदल दिया गया। उससे लोहा बनाना नहीं सीखा था। लोग प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग पुल, सड़क, मशीन और वाहन बनाने में करते हैं।
जो मानव निर्मित संसाधन के नाम से जाने जाते हैं। इसी तरह प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी भी एक मानव निर्मित संसाधन है। आज जिस प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का यूज करके हम और आप पढ़ाई कर रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, वो भी एक टेक्नोलॉजी है और वह भी एक मानव निर्मित संसाधन है। तो प्यारे बच्चों, मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन हैं जिनका निर्माण प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके मनुष्य द्वारा बनाया गया है। पौराणिक समय में, प्राचीन काल में आप देख सकते हैं कि मनुष्य का जो विकास क्रम है उसको इस चित्र में दिखाया गया है, किस तरह से मनुष्य ने चलना सीखा। और अब एक आधुनिक मनुष्य का चित्र आप देख रहे हैं। ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स, पैंट कोट और ब्रीफ केस लेकर के बिजनेसमैन दिखाई दे रहा है। और प्राचीन काल के मनुष्य से कितना बदल गया है आज का मनुष्य। ये किसके दम पर हुआ है, किस कारण से ये संभव हो सका है? प्यारे बच्चों, मनुष्य ने के दिमाग ने, उसका बौद्धिक विकास जब हुआ तो उसने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके अपने जीवन को आसान बनाने के लिए उनको बदल दिया मानव निर्मित संसाधनों में। और जो बिल्डिंग्स और ब्रीफ केस और ये जो कपड़ों का आविष्कार है, ये देख रहे हैं आप, ये सभी मानव निर्मित संसाधन हैं। तो क्या मानव भी संसाधन बन जाता है? देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, ये सभी प्रोफेशनल्स हैं, यानी ये सभी कामगार हैं, यानी जो काम करने वाले हैं। जैसे कि आप डॉक्टर देख सकते हैं, इसमें वकील भी है, विद्यार्थी भी है, इंजीनियर भी है। तो मानव, जब हम बीमार होते हैं तो किसके पास जाते हैं? डॉक्टर के पास। हमारी मदद किसने की? डॉक्टर ने। जब हमें ज्ञान की आवश्यकता होती है तो हम किसके पास जाते हैं? टीचर के पास। तो टीचर ने भी हमें हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति की है। इसी प्रकार वकील है, इंजीनियर है, और जो एयर होस्टेस है, पोस्टमैन है, पीएन है, और जो हमारे चौकीदार हैं, वो सभी के सभी संसाधन बन जाते हैं, क्योंकि ये जीवन को आसान बनाने में सहायता करते हैं। प्यारे बच्चों, कब कर सकते हैं? जब उनके पास ज्ञान हो, कौशल हो और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। इसलिए मनुष्य एक विशिष्ट प्रकार का संसाधन है और जो लोग हैं वो हैं मानव संसाधन। बच्चों, मानव संसाधन का अर्थ आप भली भांति सीख गए होंगे। यानी और अधिक संसाधन बनाने के लिए प्रकृति का सबसे अच्छा उपयोग करना होता है, और उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए, कौशल होना चाहिए, और उसको करने के लिए टेक्नोलॉजी यानी प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध होनी चाहिए। इसलिए लोगों को मानव संसाधन कहा जाता है। संसाधन संरक्षण के बारे में अब हम पढ़ेंगे। बच्चों, संसाधनों के संरक्षण से अभिप्राय है कि संसाधनों का उचित प्रयोग करना। बच्चों, आजकल हम कई चीज़ों को लुप्त होते देख सकते हैं, जैसे कि कई वन्य जीव इस धरती से लुप्त हो चुके हैं। कुछ ऐसे संसाधन थे, अभी हमने समाचारों में देखा कि किस तरह से हमने वातावरण को दूषित कर दिया है और उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो गई है और विश्व के कई देशों के डूबने का खतरा भी पैदा हो गया है। इन्हीं खतरों के चलते आज एक आवश्यकता महसूस हुई है संपूर्ण विश्व को कि इन संसाधनों का हम संरक्षण करें। प्रकृति ने हमें जो मूल्यवान उपहार दिए हैं, हम इनको संरक्षित करें, हम उनका ऐसा उपयोग करें कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी इनका उपयोग कर सकें। या फिर हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित करें, एक ऐसी तकनीक लेकर के आएँ कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करें और अनवीकरणीय संसाधनों की बजाय हम प्राथमिकता दें नवीकरणीय संसाधनों के प्रयोग की। तो इस तरह का जो विकास होता है, जिसमें सोचा जाता है कि आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचा जाता है, और अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो प्रकृति के द्वारा दिए गए संसाधनों का इस प्रकार से प्रयोग करना कि हम उनसे अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भावी पीढ़ी यानी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनका भी
ध्यान रख सकें, उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। प्यारे बच्चों, इसको कहा जाता है सतत पोषणीय विकास। और आज के समय में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का बहुत ही उचित तरीके से आज आवश्यकता है कि हम इन संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग करें। और इसी के साथ ये आज का अध्याय आपका समाप्त होता है। धन्यवाद।